गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर गद्यांश की कुछ पंक्तियाँ लेकर के उसी के आधार पर पूछे गए प्रश्न और उत्तर। तो आइए हम लोग पंक्तियाँ पहले देखते हैं। पंक्तियाँ कहाँ से लेते हैं बच्चों? ये है पंक्ति। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब इसी पंक्तियों को लेकर के इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों। तो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, आप उत्तर के लिए तैयार रहिएगा। प्रश्न है, पाठ तथा उसके लेखक का नाम बताइए। पाठ तो आप जानते हैं, नेताजी का चश्मा। लेखक स्वयं प्रकाश जी। इतना अवश्य ही याद करिएगा, पाठ और लेखक का नाम। दूसरा प्रश्न है, छोटे कस्बे में सार्वजनिक निर्माणों में प्रायः कौन सी समस्या आती है? तो बच्चों, छोटे कस्बों में सार्वजनिक निर्माणों में प्रायः निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। उन्हें योग्य शिल्पकारों और कलाकारों की सही जानकारी नहीं होती। उनके पास अच्छे निर्माण के योग्य धन नहीं होता है। काफी समय विचार विमर्श और उधेड़ बूंद में ही समय बीत जाता है। शासकीय कार्यवाही और चिट्ठी पत्रों में काफी समय निकल जाता है। हड़बड़ी में गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान से सुनिए। मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? तो मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी, आप अनुमान कीजिए। लेखक कल्पना करता है कि नगर पालिका को मूर्ति निर्माण में देर निम्नलिखित कारणों से लगी होगी। उन्हें अच्छे मूर्तिकारों की ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। जानकारी मिलने पर धन की कमी सामने आई होगी, या फिर काफी समय सोच विचार उधेड़ बूंद और कार्यालयी कार्यवाही में समय बीत गया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, स्थानीय कलाकारों से मूर्ति बनवाने का क्या कारण रहा होगा? तो आप बताइए क्या कारण रहा होगा? धन और साधनों का अभाव रहा होगा और सोच विचार और कागजी कार्रवाई में समय बीतने के कारण हड़बड़ी में निर्णय लिया गया होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय कलाकार ने क्या वादा किया होगा? पटक देने का क्या भावार्थ रहा होगा? तो आंसर जानते हैं। जब स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने की बात कही गई होगी तो उसने उत्साह में आकर के इस काम को 1 महीने में जैसे तैसे पूरा करने का निश्चय प्रकट किया होगा। ये भी हो सकता है। पटक देने का भावार्थ यह होगा कि वह जैसे भी हो जुगाड़ और जबरदस्ती करके मूर्ति बनाकर नगर पालिका को सौंप देगा, परंतु अगर कोई कमी रह गई तो जिम्मेदारी पालिका की होगी, उसकी नहीं होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, इस गद्यांश में व्यंग का स्वर है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, व्यंग का स्वर कहाँ है? आइए जानते हैं। यह गद्यांश व्यंग से भरपूर है। पूरी गद्यांश में व्यंग ही तो है, यानी भरपूर है। लेखक मूर्ति बनाने के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता है, कुछ भी उसे पता नहीं है, परंतु उसे नगर पालिकाओं की कार्यशैली की जितनी जानकारी है उसके अनुसार उसे लगता है कि इसमें बहुत गड़बड़ हुई होगी। लेखक की कल्पनाओं में ही व्यंग है कि अक्सर नगरपालिका सोच विचार
धन अभाव, कागजी कार्रवाई और हड़बड़ी में समय बर्बाद करती है। मूर्ति बनाकर पटक देने में यह व्यंग और अधिक मुखर हो उठा है, क्योंकि पटक देना एक व्यंग ही है और उसके अंदर क्या बातें हैं ये आप जैसे कोई भी बात होती है आप कल्पना करते हैं ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो ऐसे लेखक भी कल्पना कर रहा है, लेकिन कल्पना उसका वाजिब है। क्यों? कौन कैसा कार्य करता है उसकी लापरवाहियों को देख करके ही कल्पना की जा रही है, उसी के अनुसार। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक अनुमान लगा रहा है या सच बोल रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो लेखक सत्य तो कुछ भी नहीं जानता है, वह अपने अनुमान और लोक व्यवहार के ज्ञान के आधार पर कल्पना कर रहा है। इसलिए वह हुआ कि जगह हुआ होगा, यानी इसलिए वह हुआ हो यानी हुआ कि जगह हुआ होगा, ये उसे कुछ भी नहीं पता। क्रिया का प्रयोग कर रहा है, हर जगह हुआ होगा कह रहा है, लेकिन सिर्फ वो संशय जाहिर कर रहा है। ऐसी बातें हुआ होगा का कह करके वो संशय जाहिर कर रहा है, क्रिया का प्रयोग कर रहा है, लेकिन लगता है का प्रयोग भी बताता है कि ये सब बातें अनुमान पर आधारित हैं। अब इससे अगर पैराग्राफ में देखेंगे तो बर्बाद हुआ होगा, ऐसा किया गया होगा, लगता है, ये सारे शब्द ऐसे दिखा रही हैं कि हर जगह अनुमान किया जा रहा है। बच्चों अगला पैराग्राफ है, अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। हम लोग पैराग्राफ देखते हैं, कहाँ है पैराग्राफ जो कई बार पूछा गया है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, हाँ ये पैराग्राफ है बच्चों। यहाँ है लास्ट में लाइन देखिए, अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसी ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ला करके ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई इस बात यानी एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब इसी पैराग्राफ पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं बच्चों। हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई से, तो प्रश्न क्या है, क्या सचमुच चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है? सतर्क उत्तर दीजिए। तो आप बताइए, क्या सचमुच में ऐसा होगा कि उसे बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है? तो आइए आंसर सुनते हैं बच्चों। हालदार की भावुक कल्पना है, यानी हालदार साहब की क्या है, भावुक कल्पना है। वो भावनाओं में बह करके ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि चश्मे वाले की नेताजी की बगैर मूर्ति वाली यानी बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। हालांकि यह हालदार का अनुमान भर है, परंतु है सही। चश्मे वाला आम फक्कड़ मनुष्य है। लोगों ने उसका नाम कैप्टन रखा हुआ है। यह नाम उसकी बातों, भावनाओं और व्यवहार के कारण ही रखा गया होगा। पान वाला उसे पागल कहता है। आम लोग देशभक्तों को पागल कहते ही हैं। इन सब बातों से लगता है कि चश्मे वाले के मन में यही भावना आ रही होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाला अपने चश्मे कैसे बेचता है? तो आंसर तो पता ही होगा। चश्मे वाला फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। उसके एक हाथ में एक छोटी संदूकची है यानी होती है, तथा दूसरे हाथ में बांस पर लटके चश्मे होते हैं। जब तक हालदार उसके बारे में जानता नहीं, वह कल्पना करता है कि जरूर उसकी कोई छोटी सी दुकान होगी।
अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता है? चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगाता है क्योंकि उसके मन में सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा है। वह उनकी मूर्ति को बिना चश्मे नहीं देख सकता, उसे बुरा लगता है, दिल पर चोट लगती है, इसलिए वह उसकी मूर्ति पर अपनी ओर से एक चश्मा फिट कर देता है। अगला प्रश्न है बच्चों इसी के आधार पर, चश्मे वाला नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है? यानी क्षमा क्यों मांगता है? आंसर है, चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति से चश्मा हटाना नहीं चाहता, ऐसा करने से उसे बुरा लगता है, परंतु ग्राहक के मांगने पर उसे वह फ्रेम उतारना पड़ता है, इसलिए वह मन ही मन नेताजी से क्षमा मांगता है। अगला प्रश्न है बच्चों, हालदार किस बात पर खुश होता है? यानी हालदार साहब किस बात पर खुश होता है? तो हालदार साहब इस बात पर खुश होते हैं कि चलो छोटे से कस्बे में देशभक्ति जीवित है, कम से कम कोई तो है जिसे सुभाष चंद्र बोस की परवाह है, उसे चश्मे वाले का चश्मा लगाना अच्छा लगता है। वह मन ही मन चश्मे वाले को देशभक्ति यानी उसकी देशभक्ति चश्मे वाले की देशभक्ति को प्रणाम करते हैं। आगे है बच्चों, अगला प्रश्न है, हालदार सही सोच का आदमी है, सिद्ध कीजिए। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि हालदार अच्छी सोच वाले हैं या बुरे सोच वाले? तो बताइए। ठीक है, मैं बताती हूँ। हालदार साहब सोच का सही आदमी हैं। यदि वह उल्टी सोच का गलत आदमी होते तो सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने का मजाक कहता, यानी मजाक कहते वो भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बार बार चश्मा बदलने को नेताजी का अपमान मानता है। यानी क्या है, वह बार बार चश्मा बदलने को नेताजी का अपमान मानता है, परंतु उसके बिना जाने चश्मा लगाने वाले की भावना को सही माना। इससे उसकी सही सकारात्मक सोच का पता चलता है। अब यहाँ पर एक अपमान शब्द आया है, कौन अपमान समझता है? जो चश्मा लगाता है वो बार बार चश्मा उतारता है, लगाता है, वो सोचता है कि मैं बहुत बुरा कार्य कर रहा हूँ, इसलिए वो नेताजी का अपमान समझता है, इसलिए वो उनसे क्षमा मांग लेता है। बच्चों अगला पैराग्राफ है, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। तो ये पैराग्राफ हम लोग ढूंढते हैं, कहाँ है पैराग्राफ? कहाँ है? हालदार साहब को, ये है पैराग्राफ बच्चों। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब इस पैराग्राफ के आधार पर हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे बच्चों। हालदार साहब को कौन सी बात विचित्र और कौतुक भरी लग रही थी? तो बच्चों हालदार साहब को नेताजी की संगमरमर की मूर्ति के बारे में सारी बातें विचित्र और कौतुक भरी लग रही थी। मूर्ति मास्टर यानी मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल द्वारा मूर्ति में चश्मा ना लगा पाना जितना रोचक था, उससे भी कहीं बढ़कर रोचक था कैप्टन द्वारा उस पर बदल बदल कर चश्मे लगाना। हालदार साहब को लोगों की भावनाओं को समझकर आनंद आ रहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, हालदार साहब चश्मे वाले को देशभक्त क्यों मान रहा था? देशभक्त क्यों मान रहा था? तो हालदार साहब चश्मे वाले को देशभक्त मान रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हालदार साहब स्वयं देशभक्त थे, इसलिए उसे सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला भी देशभक्त प्रतीत हो रहा था। दूसरे पान वाले ने उसका नाम कैप्टन बताया था,
इससे हालदार साहब को लगा कि जरूर यह चश्मे वाला भी कोई फौजी रहा होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, हालदार ने पान वाले से क्या पूछा और क्यों? तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि यह चश्मे वाला क्या कभी फौजी रहा है या सुभाष चंद्र बोस का साथी रहा है? उसने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसे इस विचित्र आदमी के बारे में जानने की उत्सुकता थी। वह ऐसे विशेष आदमी के बारे में जानना चाहता था। अगला प्रश्न है बच्चों, पान वाले ने चश्मे वाले को फौजी कहने पर क्या उत्तर दिया? तो हालदार साहब चश्मे वाले को फौजी या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही कहने पर पान वाला व्यंग से हंसा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह तो लंगड़ा और पागल है, वह क्या फौज में जाएगा? अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है प्रश्न? पान वाला किस लिए हंस पड़ा? पान वाला चश्मे वाले की वास्तविकता को जानता था। क्या जानता था? उसकी वास्तविकता को जानता था। चश्मे वाला मरियल सा बूढ़ा लंगड़ा था, इसलिए जब हालदार ने उसके फौजी होने पर आज़ाद हिंद फौज में होने की बात पूछी तो पान वाला व्यंग से हंस पड़ा। उसका अर्थ था, लो अब यह बूढ़ा भी फौजी हो चला है। अगला प्रश्न है बच्चों, पान वाला चश्मे वाले को लंगड़ा और पागल क्यों कहता है? तो पान वाला चश्मे वाले को सनकी मानता है। वह हालदार के समान उसे देशभक्त नहीं मानता, ना ही चश्मा लगाने के कारण उसे महान मानता है। वह तो बस उसका ऊपरी रूप देख करके उसे लंगड़ा इंसान मानता है। उसके मन में चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति कोई सम्मान नहीं था, इस कारण वह उसे तुच्छ, सनकी और बेकार का आदमी मानता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पान वाला चश्मे को फोटो छपवाने की बात क्यों कहता है? पान वाला चश्मे वाले को देशभक्त नहीं, एक सनकी अजूबा मानता है। ऐसे पागल लोगों के अखबार में फोटो छपने चाहिए। इस सुझाव में व्यंग है, कटाक्ष है। अगला प्रश्न है, पान वाले और हालदार की सोच का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, पान वाले और हालदार की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। पान वाला नकारात्मक है तो हालदार सकारात्मक। पान वाला चश्मे वाले की गरीबी, फटेहाली, बुढ़ापा और लंगड़ाहट देखता है। हालदार उसकी महानता और देशभक्ति का सम्मान करते हैं। एक के लिए वह सनकी है तो दूसरे के लिए वह देशभक्त है। एक के लिए वह पागल है तो दूसरे के लिए देश दीवाना है। अगला पैराग्राफ है बच्चों, हालदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का, तो ये पैराग्राफ उसी के नीचे है बच्चों, ये है पैराग्राफ। हाँ, यहाँ है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में, कहा जा रहा है कि गांधी टोपी और आंखों पर चश्मा, काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ साफ बता दिया कि अब वह इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठ गए। 2 साल तक बैठ गए। इसके बाद यहीं तक पढ़ा जाएगा बच्चों, इसी तक की बैठ गए तक ही है। यही इतने में ही हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, आगे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी? तो बच्चों, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लगा। पान वाले ने चश्मे वाले की भावना का सम्मान करने के बजाय उसे लंगड़ा और पागल कहा। एक देशभक्त का ऐसा अपमान हालदार साहब को कचोट गया। अगला प्रश्न है बच्चों,
हालदार साहब क्या देखकर हैरान रह गए? तो हालदार साहब ने कल्पना की थी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन कोई लंगड़ा यानी कोई लंबा तगड़ा फौजी होगा, उसकी कोई छोटी मोटी दुकान होगी। परंतु उसने देखा कि कैप्टन नाम का चश्मे वाला शरीर से बिल्कुल मरियल और लंगड़ा था। उसके सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा था। उसके एक हाथ में संदूकची थी और दूसरे हाथ में बांस पर लटके चश्मे थे। उस गरीब बेचारे के पास दुकान भी नहीं थी, वह घूम घूम कर चश्मे बेचता था। यह देखकर हालदार साहब हैरान रह गए थे। अगला प्रश्न है बच्चों, इस गद्यांश के आधार पर चश्मे वाले का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी चश्मे वाले का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि चश्मे वाले के बारे में बताइए। तो चश्मे वाला यानी चश्मा बेचने वाला शरीर से बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा है। वह गांधी टोपी लगाए रहता है और आंखों पर काला चश्मा पहनता है। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची रहती है जिसमें चश्मे होते हैं। उसके दूसरे हाथ में एक बांस रहता है जिस पर अनेक तरह के चश्मे लटके रहते हैं। वह गली गली जाकर के चश्मा बेचता है। अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाले के व्यवसाय और उसकी दशा का वर्णन कीजिए। चश्मे वाले का व्यवसाय और उसकी दशा का वर्णन करना है यहाँ पर। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। चश्मे वाले का चश्मा वाला बहुत गरीब है, उसके पास दुकान तक नहीं है। मजबूरी में उसे गली गली घूम करके चश्मे बेचने पड़ते हैं। वह शरीर से बहुत ही बूढ़ा और मरियल सा और लंगड़ा है। अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? तो चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा था कि चश्मे वाला अवश्य कोई पुराना फौजी होगा, वह लंबा तगड़ा देशभक्त जवान होगा। परंतु सामने मरियल सा बूढ़ा लंगड़ा देखकर वह हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इसका नाम कैप्टन क्यों रखा गया होगा। यह बात उसकी समझ से बिल्कुल परे थी, अर्थात दूर थी। अगला प्रश्न है, पान वाले ने चश्मे वाले के कैप्टन नाम पर क्या प्रतिक्रिया की? क्या प्रतिक्रिया की होगी? आप लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा है, ध्यान से सुनिए। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि वह बूढ़े मरियल लंगड़े का नाम कैप्टन किसने और क्यों रखा। परंतु पान वाले ने उसके बारे में और कोई बात कहने से साफ इनकार कर दिया। उसके चश्मे वाले के बारे में रुचि बिल्कुल समाप्त हो गई। वह अब उसके बारे में और अधिक बातें नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है बच्चों, हालदार साहब चश्मे वाले के बारे में अधिक जानकारी क्यों नहीं जुटा सके? हालदार साहब चश्मे वाले को अपनी आंखों से देख चुके थे। वे उसके बारे में और कुछ जानना नहीं चाहते थे, यानी और कुछ जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने उसे बताया नहीं। ना उनके ड्राइवर के पास फालतू समय था। ड्राइवर भी जल्दी चलने के लिए उतावला था, इसलिए हालदार साहब मन मारकर वापस जीप में बैठ गए। अगला प्रश्न है, हालदार और चश्मे वाले में क्या समानता है? हालदार और चश्मे वाले में एक समानता है, दोनों देशभक्त और भावुक हैं। दोनों को अपने नेता सुभाष चंद्र बोस से प्यार है, इसलिए दोनों उसकी सुंदरता यानी सुंदर मूर्ति में रुचि लेते हैं। चश्मे वाला मूर्ति को चश्मा पहनाकर देशभक्ति प्रकट करता है। हालदार साहब हर बार बदलते चश्मे में रुचि लेकर अपनी भावना प्रकट करते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप सभी इस आंसर को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अगला पैराग्राफ हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।